मास सुटारो में आप सबका स्वागत है। देखिए आज मेरे साथ कौन इंटरव्यू पे है मेरी जूम पर। जी हाँ, आज है वन एंड ओनली अजीत भारती जी। मैं काफी समय से इनके पीछे पड़ी हुई थी। इन्होंने समय निकाल ही लिया मेरे लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं आज ये मेरे से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो नमस्कार अजीत जी। नमस्कार भाई। अजीत जी, आपने देखा एक पूरा जो हमारे देश का माहौल है, जो शिवाजी को भी नहीं छोड़ते तो पृथ्वीराज चौहान जी को भी नहीं छोड़ते। आप जरा हमें थोड़ा बताइए कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है और लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा, और हिंदुत्व को एक बहुत ही डरावना सा एक वो बना दिया एज इफ वो टेररिज्म से रिलेटेड है। आप बताइए, आपकी क्या विचार है इस पर? नहीं, आप देखिए कि आईएसएम जब लगता है वो विचारधारा हो जाती है, और कितने अच्छे से बाकी जिन जिन की हेजमनी रही है मतलब वर्ल्ड पे, उनको आप देखिए। मैं वर्ल्ड वॉर के बाद या वही पिछले 200-300 साल की बात कर रहा हूँ कि क्रिश्चियंस को क्राइस्टिज्म नहीं बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी होता है। मुस्लिम्स का रिलीजन इस्लाम है, मोहम्मदिज्म नहीं है। लेकिन हिंदूज को हिंदू धर्म ऐसे करके नहीं बोला जाता, या सनातन नहीं बोला जाता, उसको हिंदुइज्म बोला गया। जी। और जहां तक बात है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में मतलब क्या डिफरेंस, अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ये वामपंथियों द्वारा इनिशिएट किया गई एक प्लॉय है कि आप अ, अंग्रेजी और हिंदी, मतलब जो शब्द का अर्थ है हिंदी में, उसको आप कुछ और ही बनाकर मतलब ले आते हैं। जब तो लगता है किसी में महान से महत्व हो जाए, स्व से स्वत्व होता है, तो अपने होने का तत्व एक तरह से, तो हिंदुत्व जब कहते हैं तो हिंदू होना, तो जब लगता है तो हिंदू होना, महत्व में महान, महान होना, या उसका उस तरह से स्वत्व में अपना, तो वो रिलेशन होता है। तो हिंदुत्व का मतलब हिंदू होना है। उसको हिंदुइज्म से अलग करना कि नहीं नहीं, हिंदुइज्म कुछ अलग है, हिंदुत्व अलग है। और हिंदुत्व से ये हिंदुत्वा करके ये लोग जो एक नई चीज लेकर के आए हैं, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। और ये उनके लिए है जो हमेशा से किसी भी तरह से जो फाइनल फ्रंटियर है भारत, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथी हो या ईसाई हो, तो इन दोनों के लिए ही, तो वेस्टर्न हेजिमनी के लिए या इस्लामियों के लिए जो गजवा हिंद हो, और फिर उन्हीं के टूल चाटुकार ये सब बने फिरते हैं वामपंथी, तो उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग रखने की चेष्टा की है। मूलतः इनका यही कहना है कि हिंदुत्व जो है वो एक आतंकी विचारधारा है, क्योंकि हम्म। इनको देखिए कि एक्चुअल में जो आतंकी विचारधारा है उसका पैरेलल कुछ तो मिला नहीं हिंदुओं में। इन्होंने जितने टेरर के चार्जेस लगाए थे, चाहे कर्नल पुरोहित हो, साध्वी जी जो फंसी थी वो हो, समझौता वाला, मतलब तमाम तरह के ब्लास्ट में या इन सब में जो फंसाया गया था हिंदुओं को, किसी में कुछ भी नहीं निकला। और वो कांग्रेस का एजेंडा रहा है कि आरएसएस को आतंकियों के साथ करे। अब इनके पास अल्लाह अकबर कहकर बम फोड़ रहा है, उधर सीरिया में, लीबिया में आईसिस जो भी कर रहा है, या विश्व के हर कोने में इस्लामी आतंकवाद, तो उसका पैरेलल ये लोग क्या लेके आए कि नहीं जय श्री राम बोला जा रहा है। मतलब कहीं पे एक तो जय श्री राम बोलकर मारने की जितनी घटनाएं आई थी, सारी झूठी साबित हुई। और दूसरा बात यह है कि अगर मान लो कि सच भी है, जय श्री राम कह के तुमको दो थप्पड़ मार दिया, तुम जाके भरे मार्केट में बम फोड़ने को दो थप्पड़ मारने से इक्वेट करोगे? तो ये कुछ वैसा करना चाह रहे हैं कि इनको एक रिलेटिव चीज चाहिए जो दिखा सके जनता को कि देखो ये आतंकी आइडियोलॉजी है। लेकिन वो बिकेगा नहीं, वो बिकेगा इसलिए नहीं क्योंकि प्रोमोटेड स्टफ जो होता है वो चलता नहीं, जो ऑर्गेनिक होता है वो चलता है, जिसकी अपनी अपील होती है। क्योंकि वो लॉजिकली जो है ना, आप लॉजिकली दिखा पाएंगे कि मुसलमानों ने बम फोड़ा है इसलिए इस्लामिक टेररिज्म है। हिंदुत्व टेरर जो है वो हमेशा एक एकेडमिक टर्म बन के रह जाएगा, और वो भी घिस के समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसको बैक करने के लिए एक्चुअल डेटा नहीं है। तुम बहुत खोज कर लाते हो तो कहते हो कि नहीं, जो माइनॉरिटी का कंडीशन है वो हिंदुत्व के कारण है, बस इतना ही कहते हो। तो क्या माइनॉरिटी नरसंहार कहीं हो रहा है? नहीं, आपके पास कुछ भी उसको दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व को अलग अलग करके दिखाया जाता रहा है।
बहुत आपने बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया। एंड आई एम श्योर लोग जब देखेंगे उनको समझ आ जाएगा कि आगे से अगर उनको कोई हिंदुत्व को टेररिज्म से जोड़ता है तो उनको क्या जवाब देना है। अब आते हैं मोदी जी पे। आपकी मोदी जी से क्या अपेक्षा है, और साथ में अगर आप हिंदू के फेवर में बोलते हो, मतलब आप हो गए या हम लोग भी हो गए, कई हम लोग जैसे लोग हैं, और अगर हम लोग कुछ अगर कंप्लेन करते हैं या हमें कोई शिकायत होती है या कुछ होता है, तो हमें एंटी मोदी बोल दिया जाता है या एंटी बीजेपी बोल दिया जाता है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला कि आपने हिंदूज के राइट भी मांगे तो आप एंटी मोदी हो गए। तो आपकी क्या अपेक्षा है मोदी जी से, और मेरे दूसरे सवाल का भी इसी में जवाब दे दीजिए। मोदी जी से अपेक्षा वही है जो एक भारतीय नागरिक की अपेक्षा अपने प्रधानमंत्री से होती है। और चूंकि मैं भारतीय नागरिक भी हूँ और मैं हिंदू भी हूँ, जिसकी भावनाओं को बार बार मतलब ललकार करके, उकसा करके, या उकसा नेगेटिवली नहीं, उसको आवाज लगा करके आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा और उसके हितों की बात करते हुए आप पहुंचे, तो मेरी आपसे आकांक्षा जो है एक हिंदू के तौर पर भी हो जाती है कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो कर रहे हैं कि नहीं। आप कह रहे हैं कि सबका विकास, सबका साथ होगा, सबका विश्वास, वो करिए, लेकिन आप सबका विश्वास जीतने के चक्कर में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, या हिंदुओं का अधिकार जो समाप्त किया जा रहा है, या हिंदुओं को सेकंड थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उस पर आपकी जो चुप्पी रहती है तब कचोटता है। और चुप्पी अगर आपकी समान रहती कि किसी मुसलमान के भी साथ कुछ हुआ तब भी आप चुप हैं, तो समझ में आता है। लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं। किसी मुसलमान के साथ कुछ होता है, चाहे वामपंथियों के प्रभाव में आकर आप बोले या आपकी अपने मन से वो उद्गार निकल रहे हो वो बोले, तब हमें लगता है कि नहीं, आप वही तुष्टीकरण का नाम बदल के तृप्तिकरण, वो उसकी राह पर आप चल गए। उसकी ठीक है, आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस होगी, सत्ता में आना, सत्ता में बने रहना, सत्ता में पावर को कंसोलिडेट करना एक पॉलिटिशियन का दायित्व तो होता है अपनी पार्टी के लिए भी, तो वो मैं आपकी व्यवस्थाएं समझता हूँ। लेकिन एक हिंदू के तौर पर मैं आपसे आशा करना छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात, जहां तक एंटी मोदी बोलने की है, तो नहीं, भाई मैं हम एक मिनट कार्यकर्ता एक मिनट नहीं है। एक मिनट सर है। पर बीजेपी ने तो अपनी किसी भी मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि बीजेपी मीन्स हिंदू, बीजेपी मीन्स भगवा। तो फिर हम लोग की इतनी अपेक्षाएं ठीक क्यों है। है उनसे? ना ना ना, देखिए ये सब कहने की बातें हैं, ये सब भाजपा वाले ज्ञान देते हैं। हाँ। भाजपा अपने आप को कह दे कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है, बोल दे ना, बोल दे कि हम सेकुलर है। हाँ। ये सब कहने में, राम मंदिर मैनिफेस्टो में था कि नहीं 2014 में, 19 में आपने हटा दिया। तो ये सारी बातें कहने सुनने पे, टेक्निकल डिबेट करने में वो सब ठीक लगता है, और ये आईटी सेल वालों का लॉजिक होता है कि क्या भाजपा ने कहीं लिखा है कि हम हिंदू। भाई तुम्हारी जड़ जो है वो हिंदुत्व से ही आरंभ होती है। भाजपा लाख बोलती रहे और संघ लाख बोलता रहे, संघ बोले कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लोग वोट मांगने क्यों जाते हैं? इलेक्शंस के समय में संघ वाले क्यों जाते हैं घर घर वोट मांगने के लिए या बताने के लिए? आप खाली संस्कृति, तो देखिए कहने के लिए लिखवा दिया, अनिल कुंबले ने लिखवा दिया कि हम लेग स्पिनर हैं, और वो 114-15 की स्पीड से बॉल फेंकते थे। तो वो सारी बातें अलग है कि हमने फास्ट बॉलर लिखवाया, हम स्पिन फेंक रहे हैं बीच में। जो हो रहा है एक्चुअल में, आप पिच पर कर क्या रहे हैं, उतनी समझ आपको भी है, उतनी समझ मुझे भी है। ठीक है, और तृप्तिकरण को तुष्टिकरण करना, पसमानदा को अपीज करो, ये सब करना, वो सब हमें दिख रहा है। आप इससे नहीं छुड़ा सकते कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी, हम तो भारत की बात करेंगे, भारतीय जनता की बात करेंगे, और हमने तो हिंदुत्व के बारे में कभी बोला ही नहीं। आपने नहीं बोला, घोषणा पत्र में नहीं बोला, आपकी रैलियों में आपके नेता क्या बोलते हैं? गिरिराज सिंह जी का बयान सुन लीजिए। जितने नेता हैं इलेक्शन के टाइम में किस तरह के बयान देते हैं, जाकर देखिए। इसका उसका, राम ज्यादा हराम ज्यादा, ये सब कहाँ से आता है? तो ये तो आप तो प्रो हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, इसलिए आप अपने आप को ये सब टेक्निकलिटीज के आधार पे यू कैन नॉट डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम हिंदुत्व पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया कहती है, आप भी कहते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये तो एक बात हो गई। और जी। दूसरी बात, जहां तक एंटी मोदी की है, तो मैं तो कार्यकर्ता हूं नहीं।
मैं तो नागरिक हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं हिंदू हूँ, आपका समर्थक हूँ। समर्थक होने में और कार्यकर्ता होने में अंतर है। कार्यकर्ता की जो है एक व्यवस्था होती है कि जो पार्टी लाइन है उसी पे बोलना, मैं वो नहीं हूँ। मेरा एक पत्रकार के तौर पर भी हमेशा से यह धर्म होगा कि मैं नीतिगत रूप से समर्थन दूं या विरोध करूं। वही मैं कर रहा हूं, या जो भी लोग सोचते हैं। और देखिए, यह भी बात है कि आप भी विरोध करती हैं, मैं भी विरोध करता हूं, मान लो। आप हो सकता है 10 में से 6 मुद्दे पे करती होंगी, मैं 10 में से 4 4 पे करता हूँ। तो 2 मुद्दे पे आपका समर्थन होगा, तो समर्थन और विरोध का भी चुनाव मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। मैं तो अपने लिए सोच सकता हूँ ना, मेरे लिए कोई और तो नहीं सोचने जाएगा। तो हमें उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि मैं आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी आए तो हम रैली में झंडा लेके दौड़ जाएं, क्योंकि हम उनसे आशा करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मैं पत्रकार पत्रकार हूं, और आपकी करोड़ में फॉलोइंग है तो मेरी भी लाख में है। आपका 1% है, तो मेरा भी अपने जो लोग मुझे पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके प्रति भी उत्तरदायित्व है कि मैं अपनी आत्मा को बेच करके हर चीज को मास्टर स्ट्रोक नहीं बता सकता। या हो सकता है कि मैं पूरी तरह से गलत हूं, लेकिन मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही कार्य करूंगा। मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपको यहाँ पे ये बोलना चाहिए, वहां पे ये बोलना चाहिए। लार्जर पिक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने तो आज तक ऐसा कहा नहीं किसी को कि तुम जो है लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देना बंद कर दो। ये तो मैंने नहीं कहा। मैं तो प्रश्न पूछता हूँ, जो नीतिगत फैसले होते हैं कि भाई आपने किसान बिल क्यों क्यों वापस ले ली, आपने शाहीन बाग को क्यों होने दिया। दिल्ली पुलिस तो आपके अंदर है, आप खालिस्तान चढ़ जाता है आपके लाल किला पर, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये तो मेरे प्रश्न थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इन सब पर यह सरकार जो है कंप्लीट अटर फेलियर रही है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आज ही का मुद्दा है मोनू मानेसर को लेकर, कि गौरक्षक है, उसको फंसाया जा रहा है। आप देखिए कि भाजपा के कितने नेता ने क्या ट्वीट किया है, कुछ नहीं किया। तो क्या गौरक्षा का दायित्व आपके ऊपर नहीं है? वो तो संवैधानिक दायित्व है। तो वेस्ट बंगाल भी, आपको बोलना चाहिए। वेस्ट वेस्ट बंगाल भी। हाँ हाँ, वही, मतलब उतने लोग मरे और आप उनको बुलाकर 26 जनवरी 2019 को मिल भी रहे, और उसके बाद उनका क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। तो आप नंबर्स खाली गिनाते हैं और नंबर्स को रैलियों में बताते हैं। बियॉन्ड दैट नथिंग हैपेंस। चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके 10 दिन तक कितने दंगे चले, रेप होते रहे हिंदू महिलाओं के, और टीएमसी वालों ने एक एक भाजपा वालों के घर पे घुस करके हमले किया कई क्षेत्र में। तो वो सब हम कैसे भूल जाए? उसको तुम 8 साल बाद कहो नहीं देखो हम चुप थे, इतना एक्सपोज कर दिया कि ये हो गया, और 8 साल बाद मास्टर स्ट्रोक बता दोगे, तो हम उस लॉजिक से नहीं चल सकते। समय देंगे, महीना देंगे, 2 महीना देंगे, लेकिन हम 8 साल बाद जाके मास्टर स्ट्रोक, वो सब बात इन सब मतलब संदर्भों में समझ में नहीं आती। जिनको समझ में आती है वो अपना झंडा लेके दौड़े, मैं नहीं दौड़ सकता। आप को मैं राइट विंगर भी कह सकती हूँ। आप सनातन धर्म के लिए भी बहुत आवाज उठाते हैं, आप हिंदुओं के लिए भी बहुत आवाज उठाते हैं। पर आपके अंदर नाराजगी भी बहुत रहती है, कभी कभी आप बहुत नाराज हो जाते हैं और आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आप इतने गुस्से में भरे हुए हैं। और आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है। कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप बहुत ब्लंट हैं, आप फ्रंट हैं, ऑनेस्ट हैं, और वो लोगों को चुभती हैं। क्या आप सिनिकल भी हैं? आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बस देश तो मतलब बर्बाद हो रहा है, हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, कि कुछ अच्छा भी हो रहा है? सिनिकल हैं आप? सिनिक हैं? नहीं नहीं, आप आज ही देखें, आज ही मैंने ट्वीट किया है। मनसुख नवदिया जी जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के ऊपर कुछ हम्म। डाला था। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी इस सरकार के बारे में अच्छा बोला ही नहीं है। हम्म। जब नरेंद्र मोदी ही कई परियोजनाओं का आरंभ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो 10 में 10 नंबर मैं देता हूँ। मेरे देने से कुछ नहीं होता है, वो है। सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और ट्रमेंडस पेस पे बन रहे हैं। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। हम पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में पूरा विश्व नीचे जा रहा है, हम लोग अलग तरफ, फॉरेन पॉलिसी हमारी इंप्रूव हुई, और इन सब का मैं वोकल समर्थक रहा हूँ। जी। सिनिसिज्म उनमें होता है जिनके पास अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और वो खाली ढेला मारते हैं।
अगर मैं विरोध भी करता हूं तो उसके पूछे पीछे पूरी तार्किकता होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कह देता हूं ये बेकार। हाँ मैं अगर विरोध करूंगा बंगाल को लेकर के तो मैं बताऊंगा कि मैं वहां पे गया हूं, और जहां नहीं जाता हूं उसके बारे में पता करता हूं, पढ़ता हूं, 10 लोगों से बात करता हूं, तब जाकर मैं बोलता हूं। और मैं अगर गलत आप ये नहीं कर सकते ना तुम एंटी मोदी हो गए। अरे भाई कैसे हो गए ये तो बताओ। मैंने हाँ। झूठ बोला है? झूठ बोला है तो लाओ तुम थ्रेड लिखो मेरे ऊपर कि अजीत भारती गुंडा है, गलत हो गया है इसको तो। ये सारी बातें कहना कि मोदी ने ही इसको बनाया, भाई मोदी ने मुझे नहीं बनाया। 2014 से पहले मैं पैदा हो चुका था और पढ़ाई लिखाई करके मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा था। मोदी डिडंट मेक मी, आई हैव मेड माई सेल्फ लाइक मोदी मेड हिमसेल्फ। मोदी ने जिनको बनाया उनको ज्यादा चुभता है आईटी सेल वालों, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली लिटरली उसने काम दिया है। तो तुम उसका गुणगान करो भाई, मैं नहीं कर सकता। मैं गुणगान करूंगा एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और मेरे जैसी चाहे वाक्पटुता हो, मेरे जैसे बोलने की क्षमता, मेरे जैसे लिखने की क्षमता, बता दो ना पूरे आईटी सेल में एक आदमी ले आओ जो मेरे स्तर से लिख सकता है, बोल सकता है। ना कभी उन्होंने, ये लोग सुबह सुबह उठ के ट्रेंड चलाते हैं, यही इनका टैलेंट है। तो जिनका पूरा जीवन किसी के दूसरे के द्वारा लिखा हुआ 4-5 मतलब 30-40 शब्द, 240 कैरेक्टर या 140 कैरेक्टर, उतने में सिमट कर रह गया हो, वो मेरी जैसी मतलब मेरे स्तर के लोगों पर प्रश्न चिन्ह तो कम से कम ना उठाए। तो मुझसे बेहतर लिख दो, मुझसे अच्छे वीडियो बना दो, मुझसे अधिक तार्किक विश्लेषण कर दो, मैं हार मान लूंगा। तो तुम ये लेकर नहीं आते हो, तुम खाली एक्यूज करते हो कि ये तो वही हो गई ना कि मोदी और अडानी साथ खड़ा है एक फोटो में, तो भाई दोनों मिले हुए हैं। तो ये लॉजिक जब तुम खुद नहीं स्वीकारते, जब कांग्रेस वाले तुम पे फेंकते हैं, तो मैं कैसे स्वीकार लूंगा? तुम एक लाइन में कह दो नहीं तुम्हें मोदी ने बनाया, आज तुम जो है मोदी पे भौंकने लगे। ये सारी बेकार की बातें हैं, ये सब कह के तुम कोई भी लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंच रहे हो। ये खाली तुम्हारे मन की बातें हैं, तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो। अब अजीत जी, आपको ये पता है कि ये इलेक्शन जो 2024 के हैं, करप्शन के मुद्दे पे ऑपोजिशन हार जाती है कि मोदी जी के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा पाते। फिर वो अब कम्युनल का भी चार्ज नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास हुआ है और जिस तरीके से अब इवन कई इस्लामिक कंट्रीज है, दे आर रियली सपोर्टिंग मोदी जी। एंड उन्होंने देखा है कि किस तरीके से मोदी जी, यू नो, हम लोग उसको अपीजमेंट कहते हैं, पर पार्शियल, बिना पार्शियल इम्पार्शियल हुए सबके लिए काम कर रहे हैं। अब ये हमें भी पता है कि क्योस तो करना है, ऑपोजिशन है, कंफ्यूजन करना है। आपको लगता है कि ये दोबारा जो शाहीन बाग टाइप कुछ हुआ, या लाल किले टाइप कुछ हुआ, ये सिंगू बॉर्डर टाइप कुछ हुआ, आपको लगता है ये गवर्नमेंट सफल हो पाएगी उसको रोकने में, या कि जब इलेक्शन खत्म होगी उसके 6 महीने बाद ही रिपोर्ट लेकर आएगी? ये इनमें क्षमता है ये नहीं इसको? नहीं, इस नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसमें क्षमता होती यार। एक बार हम मान सकते हैं आपका लॉजिक की एक्सपोज हो रही है टीएमसी बंगाल में, एक्सपोज होते होते तुम्हारे 135 कार्यकर्ता मरे, उसका नंबर तुमने गिनाया, चुनाव हुए, उसके बाद फिर 10-20-50 जो है निपटा दिए गए, या तो मरे या उन पर हमला हुआ। तो तुम कैसे मतलब ये सब कह सकते हो? और उसके बाद फिर आइए, फिर शाहीन बाग, तुमने जामिया, लोग शाहीन बाग के चक्कर में जामिया में जो 3 दिन 17, 18, 19 दिसंबर 2019 को हुआ था वो भूल जाते हैं। उसको इसी दिल्ली पुलिस ने रोक लिया था, जामिया की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी, उसको तो कंटेन कर लिया। फिर तुमने कहा कि नहीं शाहीन बाग हो रहा है, इससे क्या है 2020 का जो चुनाव है उसको हम जीत जाएंगे। उसमें क्या पोलराइज हो होगा, जाएगी। हाँ एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा ये लोग। एक्सपोज होते होते 53 लोगों की लाश गिर गई, तब भी तुम्हें समझ जाना चाहिए था, तब भी तुमसे नहीं उठे। हजारों करोड़ का सब सेबी और बाकी जो संस्थाएं हैं, फिक्की सबका डेटा है, सेबी का नहीं फिक्की का डेटा है कि उस मार्ग पर आवागमन रोकने के कारण जो है हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है पब्लिक एक्सचेकर को या हमारी इकोनॉमी को। उस पे भी तुम कुछ कर लेते, नहीं कोविड आया तब वो लोग चले गए, तुमसे कुछ नहीं उखड़ा। ठीक हम्म। है, उसके बाद फिर नई नौटंकी किसान आंदोलन की आती है।
बीच कोविड में वो आरंभ होता है, तुमने कोविड प्रोटोकॉल वो भी इन्फोर्स नहीं करवा पाए। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन था कि वो पंजाब से चल के आ रहे हैं, तुम रोक नहीं पाए हो। उसके बाद फिर एक वही उसी तरह से वही पैटर्न था, हाईवे रोक दिया गया, तुम असफल रहे। यहाँ तक के बाद तुम्हारे लाल किले पर जो यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, वहां खालिस्तान का झंडा टांग दिया गया, तुमने कुछ नहीं किया। तो ये सब तो इतने सारे, और उसके बाद फिर मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये लोग कुछ धरना करके बैठ गए हों, इन्होंने डिस्पर्स किया, ना ना ना, इनका इसी तरह से चलता गया कि ये चलने दो। मुझे नहीं लगता है कि इनको राइट कंट्रोल आता भी है कि नहीं, या ये करना भी चाहते हैं कि नहीं। इस मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड फैंटास्टिक है। हाँ, कांग्रेस कभी भी गोली राइट्स मारने में होने तो ही नहीं डरती देती है। हाँ, गोली बस मारने में कुछ नहीं बेझिझक। करना है। उसने तो बाबा रामदेव को याद कीजिए कि बंद टेंट के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए जो इलीगल है। आंसू गैस के गोले बंद जो एनवायरमेंट में छोड़ ही नहीं सकते, आप उस सड़क पे छोड़ सकते हैं, ओपन में छोड़ सकते हैं, क्योंकि सफोकेट होकर आदमी मर सकता है। उन्होंने छोड़े, डिस्पर्स किया। रामलीला मैदान जैसा क्राउड कहीं पे भी है, कहीं पे भी हुआ उस तरह का क्राउड, और उसको उसने मेंटेन किया। तुमसे कुछ नहीं हो पाता है, तुमसे 1000-2000 की भीड़ डिस्पर्स नहीं होती है। तो ये अब देखिए, इसमें ये भी है कि क्या आगे इस साल भी कुछ होगा, संभावना बनती दिख रही है हाँ, दिख कि रही हो है। सकता है ये नासिर जुनैद मरा है उसके कारण घेर घाट के बैठ जाए या कुछ करें, बनती दिख रही है। और अगर आप पूछ रहे हैं हाइपोथेटिकली क्या ये डिस्पर्स कर सकते हैं, उत्तर है नहीं, इनके औकात नहीं है, जो भी कारण रहे ये नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप देखिए ये जो पसमंदा और अशरफ का वो डाला है, कल ना मैं कुछ बोल रही थी, मैं स्पेस में थी तो वहां पे एक जर्नलिस्ट ही है वो, किसी कश्मीरी पंडित जर्नलिस्ट के अंदर काम करते हैं। तो मैंने बोला कि आप लोग इतना बोल रहे हो अशरफ के अगेंस्ट और सबके अगेंस्ट, तो ये हो क्या रहा है? ये क्या प्लान्ड है? ये क्या कोई एजेंडा बेस्ड है? तो आप लोगों को तो कोई मतलब अगर इतना सीरियस होता इशू और वो होता, तो हाउ कम आप लोग आपको तो कोई अटैक कर ही नहीं रहा, ना कोई आपको अशरफ अटैक करा, आप जो कह रहे हैं अशरफ इतने स्ट्रांग है। तो मुझे कहता है कि आप लोगों को उकसा रहे हैं कि वो हमें अटैक करें, तो मैं आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाने वाला हूँ। तो मैंने कहा, मैंने तो आपसे ये पूछा है कि आप इतना पसमंदा पसमंदा कर रहे हैं और जो हाई क्लास है, जिनके पास पावर है, मनी है, वो आपको कुछ कह ही नहीं रही, नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्यों नहीं पहुंचा रही? इसका मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ। तो मेरे को तो फिर इधर उधर से फोन आने लग गए कि पायल बोलना बंद कर दो, ये सब बोलना बंद कर दो। तो मैंने कहा पर मेरा सवाल है ये अशरफ और पसमंदा को लेके, और जो ये आप लोग कर रहे हो कि शायद इससे डिवाइड हो जाए और अशरफ वो पसमंदा मोदी जी के लिए वोट कर दे। मैंने कहा पर एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट उम्मा। वो जब कॉल आएगी उम्मा की, तो फिर कोई अशरफ नहीं रहेगा, कोई पसमंदा नहीं रहेगा। आपके इस बारे में क्या विचार है? और ये इतना हर बात पे एफआईआर, मतलब कोई मतलब वो भी इंसान मुस्लिम है, वो कह रहे आप लोगों को उकसा रही है कि मैं आपको वो करूं कि उकसा रही हूँ कि आप इनको क्यों बचे हुए हैं, इनको भी मार डालना चाहिए। फिर मुझे फोन आए, मैसेजेस आए कि मत बोलो मत बोलो। ये आपको ये व्हाट इज हैपनिंग अबाउट अशरफ देखिए, एंड पसमंदा? अशरफ, अफजल, एलाफ ऐसे करके ये सब में मतलब मुसलमानों में जो जातियां होती हैं, और उसमें जी। लोअर कास्ट की बहुत बुरी स्थिति है, ये सबको पता है। लेकिन बुरी स्थिति होने के बाद भी आपने उम्मा की बात की ना, तो वो जो है मस्जिद में जाएगा। अब अशरफ उसे मस्जिद में ना घुसने दे तो वो अपना दूसरा मस्जिद बनाएगा, तो कम से कम उसके मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा, वहां पे वो जाएंगे। वहां एक मौलवी वही बात करेगा जो उस मस्जिद में हो रहा है या जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है। तो उनको तोड़ना, पता नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है उनके पास। हो सकता है कि भाजपा वालों के पास डेटा हो। देखिए, इसमें मैं कोई सिनेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उनके पास होगा डेटा या उनको इस तरह के इंडिकेशंस मिले होंगे कि यहाँ कोई फॉल्ट लाइन है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जी। मेरी समझ से मुस्लिमों में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है वो उनकी स्त्रियां हैं। आपने अगर उनकी स्त्रियों को टारगेट किया, जैसे कि 2019 में किया गया था, और भाजपा ने उन जगहों पे भी ठीक ठाक वोट शेयर गेन किया, मतलब जीतने में भी, जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां पे लगता नहीं था कि ये वहां पे, तो उससे पता चलता है कि उस बार जो ट्रिपल तलाक वाला मामला था वो सबसे प्रेरित होकर, और जो उज्ज्वला योजना है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, वहां पे मुसलमान स्त्रियों ने इन्हें वोट दिया।
तो ये तो तय है कि मुस्लिम स्त्रियां एक हैं जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि वो मस्जिद नहीं जाती, वो बहुत ज्यादा उस तरह के नैरेटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो उनको तोड़ना अधिक मुझे लगता है कि आसान और सहज है, बजाय इसके कि पसमानदा पसमानदा में आप जाए तो 4-5 लोग तो बोलते ही हैं उस पे, उनकी आवाज बनकर। कहाँ हमने कोई सोशल मीडिया पे तो ऐसा डिबेट नहीं देखा है। एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं, उनकी बात तो ज्यादा हो रही है। तो आप पसमानदा और अरजल एलाफ अशराफ ये सब करेंगे तो वो चर्चा का विषय बनना चाहिए, वो हमें दिखना चाहिए कि कहीं पे पसमानदाओं ने जो है अशराफ के ऊपर जो है मतलब विद्रोह कर दिया या बोला हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हम गांव जा। कुछ तो इस तरह का दिखना चाहिए ना एक्चुअल में, कि वो दरारें हैं। वो दरारें हमें नहीं दिखती। हाँ, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन करके या अंदर ही अंदर कुछ बात चल रही हो तो उससे हो सकता है, संभव है कि साधने की चेष्टा करें, बट ऑन द ग्राउंड तो मतलब अगर सेंटिमेंट एनालिसिस आप सोशल मीडिया पे करेंगे, वहां तो कुछ नहीं दिखता। आप पसमांडा कीवर्ड डाल के देख लीजिए, आप देखिए कि कितने मुसलमान एक्चुअल में पसमानदा के समर्थन में बोल रहे हैं। क्या पसमानदा लोग, आपको नहीं लगता है कि वो ट्विटर पे नहीं है, होंगे? वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं इन सब चीजों पे? अभी भी मुस्लिम समाज जो है कंप्लीटली ये एकजुट है। झूठ है, हाँ। आपको हर वैसे ट्वीट के रिप्लाई में दिख जाएगा जहां पर आप किसी मतलब उस तरह का सारा अली खान वाला केस है, उस पे आप, मैंने शेयर किया, पूछते हो नीचे जाके देखे कि 4-5 मुस्लिम जितने नहीं जवाब दिया, सब एक ही तरह जवाब देता है। तो उसमें तो सारा अली खान को गाली देने वाले ट्विटर पे जो है उसमें क्या पसमानदा नहीं होंगे? तो विचारधारा वैसी है, तो आपको कैसे लगता है कि भाजपा को वोट दे देंगे? भाजपा नए एवेन्यूज तलाश रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ब्राह्मण या ओबीसी का वोट जो है थोड़ा सा डिप्लीट हो रहा है। तो उसको साधने के लिए वो एक्स्ट्रा बफर स्टॉक कहीं से क्रिएट करना चाह रही है। इसमें सफल कितना होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक तो ना तो सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मेरी भाजपा किसी आदमी से जान पहचान है कि वो मुझे इंटरनल कुछ डेटा दे दे। मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको बता रहा जैसे ना ये फैजी जी आए थे स्टेज पे, हमने बुलाया था ये अशरफ पसमंदा के इस पे। तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसी, एज अ मुस्लिम, एज अ पसमंदा, आप ऐसा क्या करते हैं जो अशरफ नहीं करते? आप शरिया में बिलीव करते, वो सब चीजें वो कॉमन थी उनकी। पर वो आपकी वाली बात की विद्रोह कहीं नहीं दिख रहा। बस ये आके तो मेरे को ऐसा लगता है ये पूरा जो एक एजेंडा है, इसमें जो कोई अपनी कहीं पे पैसे बना रहा है, कोई कहीं पैसे बना रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ पसमंदा के लिए ज्यादा बोलने वाले, मैंने उनको देखा था बिल्कुल, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन थे। अब मैंने देखा उनको लंदन घूम रहे हैं तो न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, सब अपने अपने एजेंडा में, इसमें सबने अपने हाथ धो रहे हैं सब, और सब पैसे बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आप मुझे बताइए कि आप ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है आपको, तो आपको लगता है कहीं लोग जमीन पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदुओं के लिए इतना नहीं कर रहे? आपको लगता है जमीन पे लोग ऐसे आप बातचीत में बोलते हैं? नहीं, इस तरह का नहीं दिखा है। देखिए, लोगों में निराशा है। इनफैक्ट भाजपा के या संघ के ही जो सबसे शुरुआती चरण के जो कार्यकर्ता होते हैं, एंड में जो गांव में होते हैं, उस तरह के लोगों से मिलेगा, उन्हें निराशा है। निराशा इस बात को लेकर है, जो हमारी भी है, कि अगर तुम्हें फांसीवादी कह रहा है तो फांसीवादी बन जाओ ना भाई। ही हाँ। इज नॉट हिंदू एनफ, ये वाली बात है कि तुम्हें जिस बात के लिए एक्यूज किया जा रहा है वो अपराधी बनकर दिखाओ इनको, कि फांसीवादी एक्चुअल में होता क्या है। एंड हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? तुम डरते किससे हो? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वैश्विक छवि जो है बर्बाद हो जाए। कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा है, बाइडन हम्म। भी आपके चरणों की धूली अपने माथे पे लगाएगा, बोलेगा आहा हमारे लिए जॉब क्रिएट कर दिया। बाइडन क्यों बोल रहा है भाजपा के मतलब मोदी के सुर में सुर मिला के? या सुनक क्यों बोल रहा है? या फिर मैक्रो क्यों बोल रहा है? और जर्मन चांसलर जो है ओला शोल्ट, वो भी आ रहा है। ये सब क्यों आ रहे हैं? क्यों हमारे साथ डील करना चाहते हैं? 1 साल से हमने उनकी हर बात को नकारा है, रूस और यूक्रेन को लेकर के, तेल मत करो, उनके पूरे एजेंडे को नकारा है, फिर भी क्यों वो हमारे सपोर्ट में बोल रहा है? इकोनॉमिक माइट जो होता है ना, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। ये हम्म। ग्लोबल जो हेजमनी का एक्सेप्टेंस आपको चाहिए, मीडिया का एक्सेप्टेंस चाहिए, सब फर्जी बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इसका।
क्यों, तुमको ऐसा क्या चाहिए? कुछ लोग मजाक मजाक में, मैं भी बोल देता हूँ, नोबेल प्राइज करोगे क्या, माथे पे लगा लोगे नोबेल प्राइज, उससे क्या साबित हो जाएगा? किसी को अवार्ड मिलने से क्या आज के समय में साबित हो जाता है? ओबामा ने सबसे ज्यादा बर्बादी फैलाई, उसको पीस प्राइज मिला है। तो उस पीस प्राइज का क्या अर्थ रह गया भाई? लिटरेचर का प्राइज जो है कंप्लीटली पॉलिटिकल होता है। वो लोगों को लिटरेचर का प्राइज मिल रहा है, ये कुछ लोग डिसाइड करते हैं। हिंदी जैसी समृद्ध भाषा के लिए, तमिल जैसी समृद्ध भाषा के लिए, तेलुगु जैसी, बंगाली जैसी समृद्ध भाषा के लिए कितने नोबेल प्राइज मिले। और स्वीडन इतना सा छोटा कंट्री है, मुझे लगता है 12 15 या 18 उसको नोबेल प्राइज मिल सकते। तो हमें नहीं पता है कि इन प्राइजेस की क्या है, और तुम किसको निराश कर दोगे, उदास कर दोगे अपने देश के विकास को लेकर के। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एसर्ट करना चाहिए, लगातार एसर्ट करना चाहिए। और इसी असर्शन में जो है नरेंद्र मोदी या भाजपा या भारत की सरकार अभी भी मतलब कई मायनों में, कई डिपार्टमेंट में पीछे चल रही है। और ग्राउंड पे देखिए, हमारे आपके जैसे मतलब हर पक्ष को एनालाइज करने वाले लोग नहीं होते हैं। ग्राउंड पे है कि जय श्री राम, मतलब जय श्री राम, उसमें जो है हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। मंदिर कॉम्प्रोमाइज बनना है तो बनना है। तो आप आम लोगों में निराशा है, लेकिन वो उनके विरोधी नहीं हो गए, वो अपनी बात कहते हैं। भाजपा वालों में ये भी है सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम पार्टी को छोड़ के भाग जाएंगे भाजपा के समर्थक। वो कहते हैं कि हमारी बातें सुनो, हमारी बातें होनी चाहिए। तो इस कारण से 2024 कहीं जाने वाले लोगों में थोड़ी बहुत निराशा है। लेकिन देखिए, दिसंबर में राम मंदिर बन जाएगा। आपने देखा है कि शालिग्राम शिलाएं आए तो किस तरह का रिस्पांस जी था उसको लेकर के। जी जी जी। तो वो सब आप देखेंगे ना, तो कोई मतलब डाउट नहीं है 2024 में होगा। लोगों में निराशा होती है तो हम भाई नेता से निराश क्यों नहीं होंगे? वो नेता है, हनुमान जी का अवतार थोड़े है जैसे कुछ भाजपाई बताते हैं। नेता है, व्यक्ति है वो, उससे हमारी आशाएं भी हैं, और उसको पूर्ण नहीं करेगा तो हम निराश भी होंगे। निराश ठीक है, करें। और आपको मतलब इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है कि, और आपको ये एक और चीज मुझे हाँ पूछनी हाँ। थी। आपको लगता है कि मोदी जी जब संन्यास ले लेंगे तो क्या ये बीजेपी बीजेपी के इतने सारे एमपी हैं, मैं अगर सपोज ये लोग हाइपोथेटिकली बोल रही 300 सीटें जीतते हैं, तो उसमें से आपको नहीं लगता कि उसमें से 125 तो अपनी कैपेबिलिटी से जीतते होंगे, 170 में तो मोदी जी के नाम से जीतते हैं, एमएलए भी मोदी जी के नाम से जीतते हैं। ये मोदी जी के जाने के बाद ये कहीं एक और कांग्रेस के साथ मिलकर एक और पार्टी का भी फॉर्म कर लेंगे, मुझे ये बहुत लगता है, क्योंकि इनकी नहीं कोई नहीं, ऐसा अपनी। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, वाजपेयी जी गए या आडवाणी जी गए, उनके होते हुए मोदी आया ना भाई, उसने एक मॉडल दिया डेवलपमेंट का गुजरात में। ही असर्टेड एंड ही मेड द पार्टी बिलीव कि नहीं, मुझे छोड़ के और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और उसका चुपचाप विरोध करने वाली संघ जो है उसने भी समर्थन दिया। तो उसी तरह मोदी, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो 70 साल वाला रूल अपने आप पे 75 साल वाला अप्लाई करेंगे। ही विल, मुझे लगता है पूरा थर्ड टर्म सर्व करेंगे। और तब तक आपके पास योगी के रूप में एक तैयार है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देख लो, तुमने कहा कि नहीं उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, म्यूनिसिपालिटी भी आज तक नहीं चला पाया है, उसको कैसे चीफ मिनिस्टर बना देंगे? उसने असर्ट किया अपने विधायकों के साथ कि नहीं, मैं ही हूँ सीएम, मैं ही बनूंगा, मैं ही लीड कर सकता हूँ। और उसको मोदी जी भी नहीं रोक पाए। 1 साल प्रयत्न हुए, जो चुनाव हुए हैं 2022 वाले, क्या कहते हैं, यूपी के, 1 साल प्रयत्न हुए अरविंद शर्मा को भीतर ढकेलने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। और अभी भी भाजपा, मतलब अमित शाह की टीम और इन, मतलब चुनाव में सीएम को पता नहीं होता था कि उसके लिए कैंपेन क्या डिजाइन हो रहा है। वो अमित शाह की टीम जो है उसको देख रही है, कोई कोई बंसल है वहां पे, वो है आईएएस अधिकारियों का समूह है, ये लोगों का बहुत स्ट्रांगल होल्ड है उनके ऊपर। वो अभी भी मुक्त रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी इतने के बाद भी कि समवन इज ट्राइंग टू कट यू टू द, बीच में ठीक है मोदी जी पीठ पे हाथ रख करके चल रहे, फोटो खिंचा देते हैं कि ये उन अजीत भारती जैसे टुच्चों के मुंह पे तमाचा जो कह रहे थे कि मोदी योगी के बीच में, सब कहने की बातें हैं। वो तो तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, हमें पता है कि भीतर में क्या चल रहा है। तो उसी तरह
ये कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। जो भीड़ चल रही है ना सांसदों की, आपने तो ज्यादा बोल दिया कि 125 सांसद स्वयं से जीत, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। सांसद मुझे लगता है 50-50 ऐसे हैं जो एक्चुअल में मोदी उनके लिए कैंपेन करने ना जाए फिर भी वो जीत जाएंगे। या मोदी जो है उनके क्षेत्र में, मतलब बड़े क्षेत्र में, पटना में गए तो पूरा बिहार का 10-12 जिला जो है, 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसी कर लिया आपने में। तो बहुत कम ऐसे हैं जो अपने दम पर जीत सकते हैं। भाजपा का नाम रहता है, मोदी जी का नाम तो विधानसभा चुनाव तक आप कह ही रहे, वो चलता ही। तो उसी तरह योगी जी आएंगे एंड ही विल हैव दैट काइंड ऑफ फॉलोइंग, उनको बैकअप मिलेगा, क्योंकि नेता जो होता है ना बहुत असुरक्षित ब्रीड होता है। उसको थोड़ा सा कहीं पे कुछ चल जाएगा ना सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट ट्रेंड, वो परेशान हो जाता है। वो अपनी टीम को बोलता है यार इसको सुधारो, ये क्या हो गया, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहा हाथ से। इस तरह के लोग होते हैं नेता। वैसे में इनको नेता को अपना नेता चाहिए होता है कि हमें भाई कुछ ज्यादा ना करना पड़े, हम खाली स्टेज पे बैठे रहेंगे, योगी जी एकदम मस्त भाषण दे दिए और जय जय हो गया और वोट पड़ेगा हम जीत जाएंगे। तो जो भेड़ है भाजपा के, हर पार्टी में होते हैं, वो भाजपा में अधिक है, क्योंकि उनको इतना ओवर पावर करने वाले, उनको ऐसी पर्सनैलिटी मिल गई है मोदी जी के रूप में कि उनको बहुत हाथ पांव हिलाने की आवश्यकता पड़ी नहीं, नहीं वो हिला रहे हैं। तो उसी तरह योगी जी आएंगे और ही विल लीड अस टू विक्ट्री। और वो जो है, और भारत का फ्यूचर आपने बोला एक प्रश्न कि बहुत ब्राइट है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। और मुझे छोड़िए, मैं तो उतना न तो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं तो उस मामले में अनपढ़ गवार टाइप का हूँ। लेकिन फिर भी जो विदेश के अर्थवेत्ता है, जो देखते हैं इन सब चीजों को, उनका देखिए इंडिया को लेके वो एकदम बुलिश अप्रोच है कि नहीं, भारत ही पूरे इस, मतलब वैश्विक मंदी के दौर में, अभी देखिएगा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबा खिंच गया तो 7-8 साल ऐसी मंदी रहेगी जो हमारी जनरेशन ने देखा नहीं। 2008 में रिसेशन आया था थोड़ा सा, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। अभी जिस तरह से फंड किया गया इस पूरे वार को, वो इसी तरह और भी 6 महीना और खींचेगा तो आप देखेंगे अमेरिका की स्थिति क्या होने वाली है। उस सब में भारत एक ब्राइट स्पॉट रहेगा, क्योंकि भारत जो है कभी भी ऐसी सभ्यताएं जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनती, ऐसे राष्ट्र जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनते हैं और स्वयं पर ध्यान देते हैं, अल्टीमेटली दे गेट अहेड, वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं होता ना साथ होने में ना, क्योंकि युद्ध में तो आप समर्थन में रहे, विरोध में कोई मतलब नहीं है। आखिर यूरोप अपने नागरिकों के बिजली का बिल महंगा करके ही तो पैसा भेज रहा है वहां यूक्रेन में। ऐसा तो है नहीं कि यूक्रेन में तुमने पैसा भेज दिया और यूक्रेन ने जो कहा कि हम अपने 72 न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक्टिवेट कर रहे हैं तुम्हें बिजली फ्री में दे रहे हैं। ये तो हो नहीं रहा है। दैट इज द वन वे, एक तरफ का ट्रैफिक, पैसा खाली वहां जा रहा है, वहां से तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा है, हानि ही हो रही। तुम्हारा अपना जो खजाना है वो डिप्लीट हो रहा है, तो उससे तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा। भारत इसमें ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। हम एग्रीकल्चरली जो है इंडिपेंडेंट है, हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। हमें ये तो नहीं कहना पड़ता ना पाकिस्तान के मंत्रियों की तरह कि भाई चाय पीना कम कर दीजिए, क्योंकि वो भी हम कहीं बाहर से मंगवा कर ला रहे हैं। एग्रीकल्चर अगर आपका सॉर्टेड आउट है ना, तो आपकी जनता, उसको कार मिले ना मिले, आईफोन इंपोर्ट होके आ रहा है कि नहीं, उससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। जनता अगर जी रही है उसको खाना। कोविड से हम कैसे उबर गए आप सोचिए पाए, हाँ, खाने 80 के करोड़ लोगों को, कोई भी आदमी भूख से मरा? एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना अनाज है और हमारे पास इतना बफर स्टॉक है कि हम कुछ हजार या एक आध लाख करोड़ का नुकसान झेलते हुए भी अपनी जनता को मरने नहीं दें। तो इस तरह का एटीट्यूड गवर्नमेंट का रहे, जो भले खूब बोले लोग कि नहीं कॉर्पोरेट कंट्रोल, अगर कॉर्पोरेट कंट्रोल करता ना तो अडानी के साइलोज हैं, वो भी गेहूं बेचता है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचता है, अंबानी भी बेचता है। तो मोदी जी कहता कि आप जो ये मत छोड़िए, आप हमें कम दाम में दे दीजिए, हम जो है पैकेट बना करके कोविड रिलीफ पैकेट करके आपको बेचेंगे। इस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म होता है। इस तरह से आप जो कहते हैं सूट वूट की सरकार वो चलती है, जो अमेरिका में होता है कि दे आर फंडिंग द वॉर जस्ट टू सेल देयर स्टफ। उनको कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारी सरकारें बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं अपने
जो भी निर्धन लोग हैं उनको लेकर के। और इसी कारण कई बार हम लोग भी मतलब निराश हो जाते हैं कि यार कब तक ये लोग कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के नाम पे लोगों को पंगु बनाते रहेंगे। वो है, उसका एक लॉन्ग टर्म खराब इफेक्ट भी होता है कि आप पेट उसका भर ही दे रहे हैं। लेकिन मैं कोविड काल की बात कर रहा हूँ कि जब सब कुछ बंद था उस वक्त हमने किस तरह दिखाया, और दुनिया नेगेटिव में देखे उनका ग्रोथ क्या, और हमारा भारत का ग्रोथ देख लीजिए। तो इससे पता चलता है कि वी विल बी हियर। and we have a दुनिया bright बर्बाद future. होती रही अर्थव्यवस्था, हाँ हमें हमारा अच्छा फ्यूचर है। आप देखें ना 2008 में रिसेशन आया तो मनमोहन सिंह की इतनी बेकार पॉलिसी थी कि 2014, 15, 16 तक उसका जो है थोड़ा सा झटका हमें झेलना पड़ा, क्योंकि उनका था कि लोगों के हाथ में पैसे दे दो, वो खरीदने लगे, लिक्विडिटी बनी रहेगी। जो आर्थिक मामलों के जानकार है वो आपको बताएंगे कि कैसे उसका इफेक्ट जो है बाद में जाके पड़ता है वैसी पॉलिसीज का। तो कम से कम हमने, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, लोन का माध्यम या अन्य तरीकों से, मोदी जी ने और उनकी टीम ने अर्थव्यवस्था को जिस तरह संभाला वो बहुत ही कमेंडेबल है। एंड इन द लॉन्ग रन वो हमें जो है ना वो एकदम स्ट्रेट खड़ा रखेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आप सबने देखा कि किस तरीके से अजीत भारती जी को एक आईटी सेल है बीजेपी का, वो बदनाम करती है और हर वक्त ये बोलती है कि ये कोई एंटी मोदी जी, एंटी बीजेपी कोई प्रोपेगेंडा चला रही है। इन्होंने मेरी सब बातों का जवाब दिया और इन्होंने सही बोला कि मैं एक एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक नागरिक हूँ भारत का, तो मुझे हक बनता है अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का, और अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं कर रहा। पर आईटी सेल वालों ने अजीत भारती जी के लिए एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करा हुआ है कि ये तो ना बस हर वक़्त एंटी मोदी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और आप इंटरव्यू देखिए और इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए क्या है कि अजीत भारती जी कहीं से भी एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी हैं क्यों? थैंक यू सो मच अजीत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।